सबसे पहले तो आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। हम जो होली आपके साथ इस बार खेलने जा रहे हैं उसमें रंग के साथ साथ धन भी बरसने वाला है। जी हाँ, आपका पोर्टफोलियो मुनाफे के रंग में रंग जाएगा। ईटी नाउ स्वदेश पर होली खेलने के बाद यकीन मानिए आप ये कहेंगे, खुशी से कहेंगे कि हम पे ये किसने हरा रंग डाला, क्योंकि हरे भरे रंगों से आपके पोर्टफोलियो को चमकाने की, सजाने की हमारी तैयारी। हमारी कोशिश है कि आपके पोर्टफोलियो को खरीदारी यानी कि हरियाली के रंग से लबालब कर दिया जाए। इस बार खुशियों का गुलाल मचाएगा धमाल और मुनाफे की गुजिया आपके जीवन में भरेंगी मिठास। तो आइए शुरू करते हैं हमारी होली की स्पेशल खास पेशकश आपके लिए, धन बरसे। और इस खास पेशकश में हमारे साथ बाजार के दिग्गज एक्सपर्ट भी जुड़े हैं जो हमसे बातचीत करेंगे और आपके पोर्टफोलियो को खरीदारी यानी कि तेजी के रंगों से भरने में आपकी मदद भी करेंगे। मेरे साथ आस्था जैन जुड़ गई हैं, हेम सिक्योरिटीज की सीनियर रिसर्च एनालिस्ट। आस्था, स्वागत है आपका। हमारे साथ एसबीआई सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च सनी अग्रवाल भी जुड़ गए हैं और थोड़ी ही देर में हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल से स्नेहा पोद्दार भी होंगी। आस्था, सनी, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए और सबसे पहले तो होली की ढेरों शुभकामनाएं आपको। शुरुआत आस्था आपसे करना चाहेंगे, तैयारी शुरू हो गई आपकी होली के लिए, क्या है तैयारियां, बताएं। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून मानसी। बिल्कुल, सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को और सभी पैनल मेंबर्स को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ में ईटी नाउ स्वदेश की पूरी टीम को भी। तैयारियां शुरू हो गई है, आज होलिका दहन है, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत जो भी यहाँ पे घर पे हम लोग बनाते हैं तो वो सब थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ है और बिल्कुल तैयारियां जोरों शोरों से है। तो ये होली काफी अच्छी रहेगी, ऐसी पूरी उम्मीद है। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि ये होली काफ़ी अच्छी रहे आपके लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे सभी दर्शकों के लिए जो हमें देख रहे हैं। सनी, आपका भी स्वागत है। बताएं, होली या को लेकर क्या स्पेशल मेमोरीज हैं, क्या आ रहा है आपके जहन में तुरंत? होली की पहले तो आपको, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, सभी दर्शकों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर होली जिस तरह से मार्च सीरीज स्टार्ट हुआ है, लगता है कि जो 3 मंथ की जो निगेटिविटी थी, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये जो हरा रंग की, जो ग्रीन कलर की आपने जो बात की, डेफिनेटली मार्च में ये नजर आ रहा है और होली के त्योहार में ये कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट हमें देखने मिलेगा इक्विटी मार्केट के परस्पेक्टिव से। अगर मैं ओवरऑल मार्केट की बात करूं तो निफ्टी 1 ईयर फॉरवर्ड पे मोटा मोटी 17 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे चल रहा है और हमें लगता है कि अगले 6 से 12 महीने में निफ्टी अगर 19,000 से 20,000 का लेवल दिखा भी देता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो वी आर बुलिश ऑन मार्केट फॉर नेक्स्ट 12 मंथ, होली टू होली। और अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं तो बेसिकली जो हमारा टॉपिक रहेगा होली सेगमेंट के हिसाब से, सबसे पहला मेरा टॉपिक रहेगा पॉलीकैब इंडिया। तो पॉलीकैब इंडिया एक वन ऑफ द लीडिंग केबल और वायर कंपनी है। कंपनी का जो मार्केट कैप है तकरीबन 46,000 करोड़ के आसपास है और जो करंट मार्केट प्राइस है पॉलीकैब का 3,070 रुपए के आसपास है। और अगर हम Q3 की बात करते हैं तो Q3 में कंपनी ने बहुत बेहतरीन नतीजे रिपोर्ट किए थे। कंपनी का जो नेट सेल्स, EBITDA और पैट था तकरीबन 10%, 20% और 45% YOY बढ़ करके 3,700 करोड़, 5,043 करोड़ और 358 करोड़ हो गया था। और 9th मंथ में ही कंपनी ने 9 मंथ जो FY22 का जो पैट नंबर है उसको एक्सीड कर दिया था। और हमने ये पाया कि डिस्पाइट ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर कंपनी के जो EBITDA मार्जिन है वो इम्प्रूव हुए थे थर्ड क्वार्टर में। और अगर मैं थोड़े लंबे नजरिया की बात करता हूँ तो कंपनी ने 4 से 5 हजार करोड़ का एक केपेक्स भी प्लान किया है ओवर नेक्स्ट 3 इयर्स, जिसमें कंपनी एक हाई वोल्टेज जो ट्रांसमिशन केबल है, इसमें इनकी जो स्विस की जो कंपनी है ब्रुक केबल, इनके साथ जेवी में इनका एक नया प्लांट लगेगा। तो ओवरऑल आउटलुक जो है पॉलीकैब में केबल और एफएमईजी में काफी बुलिश है। अगर मैं सेल्स और पैट की बात करता हूं तो FY23 में कंपनी तकरीबन 13,900 करोड़ का सेल्स रिपोर्ट करेगी, जो कि बढ़ करके FY25 में 18,400 करोड़ हो जाएगा। और अगर मैं प्रॉफिट की बात करता हूं तो FY23 में तकरीबन कंपनी प्रॉफिट 1,100 करोड़ का रिपोर्ट करेगी, जो कि बढ़ करके 1,600 करोड़ FY25 में हो जाएगा। और अगर हम वैल्यूएशन की बात करते हैं तो तकरीबन FY25 के प्रॉफिट पे कंपनी लेस देन 30 प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे चल रही है। तो ये मैं रिकमेंड करूंगा इन्वेस्टर को लंबी अवधि के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए।
विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 3525। इसके बाद हमारा अगला पिक रहेगा होली के पिक के लिए मैं आऊंगी। हमारे व्यूअर्स में थोड़ी एक्साइटमेंट रखते हैं एक एक करके आपके सारे पिक समझाने के, लेकिन पहला पिक पॉलीकैब इंडिया। एक तो दिसंबर तिमाही के नतीजे काफी अच्छे रहे थे, पॉजिटिव रहे थे, तो उसका एक इम्पैक्ट है। उसके अलावा भी अगर आप देखेंगे केबल वायर सेगमेंट में एक दिग्गज कंपनी पॉलीकैब तो मानी जाती है, और इस वक्त जिस तरह से गर्मियां आना शुरू हुई है, वक्त से पहले आ चुकी हैं, फरवरी के महीने में इतनी गर्मी का है, तो इन सारे प्रोडक्ट्स की डिमांड तो बढ़नी ही है, तो इस पर खासतौर से नजर रखें। लंबी अवधि के लिए 3525 तक के टारगेट्स, 1 साल का नजरिया। पॉलीकैब इंडिया इस कड़ी में होली स्टॉक्स, होली कैटेगरी के स्पेशल स्टॉक्स में पहला शेयर हमारी तरफ से आपके लिए। स्नेहा पोद्दार भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्नेहा, स्वागत है आपका। आपकी तरफ भी आऊंगी मैं, लेकिन आस्था से अब जानते हैं उनके लिस्ट में होली स्टॉक्स धन बरसे कैटेगरी में पहला शेयर कौन सा। आस्था, वैसे तो बैंक्स फाइनेंशियल्स में लगातार जो धुआंधार तेजी देखने को मिली है इन दिनों, जितनी भी खबरें आ रही हैं बैंक्स के लिए काफी अच्छी, काफी पॉजिटिव साबित हो ही रही हैं। आप अपनी लिस्ट में से क्या पहला स्टॉक बैंक में ही चुनेंगी? अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि जिस तरह से इकोनॉमी अभी पैन आउट हो रही है, बैंकिंग स्टॉक्स कंटिन्यू यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे। उसमें से दिग्गज बैंक HDFC बैंक मैंने चुना है। सबसे पहले लक्ष्य 1870 का टारगेट देना चाहूंगी। एक्सिस बैंक, माफ कीजिए, HDFC बैंक की हम यहाँ पे बात करें तो देखिए बहुत बड़ा इनका ब्रांच है। अगर मैं यहाँ पे इनके ब्रांचेस की बात करूँ तो तकरीबन मेरे हिसाब से इनकी ब्रांचेस ही 17,000 के आसपास की ब्रांचेस हैं। 3500 सिटीज में ये ब्रांचेस फैली हुई हैं। और अब ये बैंक क्यों पसंद आता है, सबसे पहले तो नतीजे हम सब जानते हैं, बेहद शानदार नतीजे थे। देखिए, क्रेडिट ग्रोथ किसी भी बैंकिंग का आकलन करने के लिए सबसे बढ़िया पैरामीटर होता है, तो 19% की क्रेडिट ग्रोथ इन्होंने Q3 में दिखाई थी। और हमारा ये मानना है आने वाले 2 से 3 साल क्रेडिट ग्रोथ 19% से ही, CAGR से ही ये ग्रो करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इनको काफी अच्छा ट्रैक्शन आ रहा है रिटेल लोन से। रूरल बैंकिंग भी काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, तो मुझे लगता है कि वो एक यहाँ पे ड्राइवर रह सकता है। दूसरी तरफ हम एसेट क्वालिटी भी देखते हैं जब भी बैंकिंग का आकलन करते हैं। एसेट क्वालिटी की बात करें तो GNPA रेशियो 1.2% के आसपास है, जो मुझे लगता है कि ये मेंटेन कर जाएंगे आगे जाते हुए भी, तो वहां पे भी कोई दिक्कत नजर नहीं आती है। और तीसरा पैरामीटर मार्जिन होते हैं, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो 4% का है, अपने आप में काफी बढ़िया ये मार्जिन यहाँ पे क्लॉक कर रहे हैं। और हमारा ये मानना है FY25 तक ये इसी रेट इनके मार्जिन जो है वो स्टेबल रहेंगे 4.1 4.2 की रेंज में, तो वो भी काफी बढ़िया यहाँ पे पैरामीटर है। क्योंकि देखिए जिस तरह से बैंक ग्रो करता है तो मार्जिन डाइल्यूट होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि बैलेंस शीट का साइज काफी बड़ा है। 23 ट्रिलियन की इनकी तो बैलेंस शीट है, और ब्रांचेस एक्सपेंशन क्योंकि वहां से भी बढ़िया ग्रोथ आएगी, तो ये डबल करने का इनका प्लान है आने वाले 3 वर्षों में। मुझे लगता है HDFC बैंक वेल प्लेस्ड है, पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। और एक डिस्क्लेमर, हमारे PMS की होल्डिंग में ये स्टॉक हो सकता है, तो भी मैं खरीदारी करने की सलाह दूंगी 1870 के लक्ष्य के लिए। चलिए, HDFC बैंक आस्था की तरफ से उनकी लिस्ट में पहला शेयर। चलिए स्नेहा पोद्दार की तरफ बढ़ते हैं। स्नेहा, स्वागत है आपका, होली की ढेरों शुभकामनाएं आपको, और बताइए आप धन बरसे कैटेगरी में कौन सा हरे रंग से लबालब शेयर हमें बताने वाली हैं? गुड आफ्टरनून मानसी। सबसे पहले तो आपको और इस चैनल के सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो होली में सभी रंग खैर सभी बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन मार्केट पर्सपेक्टिव से हमें हरा रंग सबसे ज्यादा प्यारा है, तो उसे नजर रखते हुए मेरी पहली पिक ट्रेंड रहेगी, जो कि रिटेल कैटेगरी से है, फेस्टिव मूड को दर्शाती है। तो अगर हम ट्रेंड की बात करें तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में हमें काफी स्लो डाउन दिखने को मिल रहा है, बट उसके बावजूद ट्रेंड में एक अच्छी ग्रोथ दिखाई दी है। ट्रेंड क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर हमें सरप्राइज किया है अपने अच्छे नंबरों से, और इसका कारण यह है कि वो वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफर करता है, जिसके कारण उसके फुटप्रिंट एडिशन हर स्टोर में काफी स्ट्रांग है। और प्लस एट द सेम टाइम जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है रिटेल स्टॉक के लिए, तो इसमें भी हमें हमेशा बढ़ोतरी ही दिखी है। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कंपनी फोकस करती है 3-4 ब्रांड्स के ऊपर, जो कि उसके खुद के इन हाउस ब्रांड्स है, और जहाँ पे वो महीना वैल्यू प्रोपोजिशन उसका सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी रहता है। और इसके लिए कंपनी ने लास्ट अगर आप देखें 1 साल से काफी अग्रेसिव एक्सपैंड कर रही है, पर फिर भी उसके बैलेंस शीट पे या उसके ऑपरेशनल परफॉर्मेंस पे हमें कहीं पे भी दबाव नहीं देखने को मिला। इनफैक्ट
इनफैक्ट ये सब जो न्यू स्टोर्स है उनका परफॉर्मेंस काफी एनकरेजिंग रहा है, जिससे कि मैनेजमेंट अब काफी कॉन्फिडेंट है कि मीडियम टर्म में अपने ग्रोथ को वो डबल कर पाएगी। और उसके जो न्यू कैटेगरीज है ऑलरेडी उनका कंट्रीब्यूशन 15-20% हो चुका है टुवर्ड्स दी रेवेन्यू। सो हम काफी बुलिश है इस स्टॉक के लिए, और फॉर नेक्स्ट 1 ईयर हम रिकमेंड करेंगे विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 1500, क्योंकि हम यहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ 30% प्लस काइंड ऑफ देख रहे हैं फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स। एक्सपर्ट्स की तरफ से पहले शेयर्स आ चुके हैं और भी लिस्ट है लंबी, अच्छी खासी मजबूत फंडामेंटल्स वाले स्टॉक्स की। लेकिन इस वक्त अगर देखें हमारे एक्सपर्ट्स के रिडार पर रिटेल स्पेस भी है, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स भी हैं, और कुछ चुनिंदा साइक्लिकल्स भी हैं, जैसे कि सनी ने पॉलीकैप पर अपना नजरिया हमारे साथ शेयर किया। सनी, कमिंग बैक टू यू, बताइए अगला शेयर कौन से सेक्टर से जुड़ा हुआ होगा और इसके पीछे के रैशनल क्या बताएंगे आप? मेरा जो अगला शेयर है दैट इज लिंक टू बेसिकली रेलवे, जो कि है आरबीएनएल रेल विकास निगम लिमिटेड। तो करंटली जो शेयर का दाम है 66 रुपीज है। और अगर मैं कंपनी के बिजनेस की बात करता हूं तो कंपनी जो है वन ऑफ द रेलवे सेक्टर की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, जो कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे डबलिंग ऑफ रेलवे लाइन, लेइंग ऑफ न्यू लाइन, इलेक्ट्रिफिकेशन, मेट्रो प्रोजेक्ट्स के काम करती हैं। और अगर मैं कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करता हूं तो कंपनी एक मैनेजमेंट फीस जनरेट करती है। जितना भी एक्सपेंसेस इनकर्ड होता है प्रोजेक्ट को लेकर के, उसमें 9 से 10% का जो प्रोजेक्ट एक्सपेंस होता है वो कंपनी का रेवेन्यू होता है। और अगर कंपनी के ऑर्डर बुक की बात करते हैं तो कंपनी की जो ऑर्डर बुक है तकरीबन 55,000 करोड़ की है। और रिसेंटली कंपनी को एक काफी बड़ा ऑर्डर मिला था रशियन कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर में, जो कि वंदे भारत की जो स्लीपर ट्रेन है उसके लिए जो 200 ट्रेन का ऑर्डर जो गवर्नमेंट ने रिलीज किया था, उसमें तकरीबन 120 ट्रेन का जो ऑर्डर है आरबीएनएल उनको अपने जेवी कंपनी के साथ मिलेगा। और एक कंपनी का क्राइस्तान में एक ऑर्डर पेंडिंग है जो कि तकरीबन 25,000 करोड़ के ऊपर का ऑर्डर है, जो कि कंपनी के मैनेजमेंट ने बताया कि अगले कुछ महीनों में ये ऑर्डर भी फुलफिल हो जाएगा। तो लुकिंग एट अ वेरी हेल्दी ऑर्डर बुक, हमें लगता है कि ये जो कंपनी अगले 2 साल तक काफी हेल्दी रेवेन्यू और पैट विजिबिलिटी पे है। और अगर हम वैल्यूएशन की बात करते हैं तो कंपनी ट्रेलिंग 12 मंथ पे 12 के पी पे चल रही है, आरओई 20% के ऊपर है, फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है, 30% डिविडेंड पे आउट है। तो एवरीथिंग इज कंफर्टेबल, वैल्यूएशन कंफर्टेबल है, ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है। और रेलवे जो कि हमने रिसेंटली पाया कि जो इस बार का जो यूनियन बजट था उसमें वन ऑफ द हाईएस्ट एलोकेशन हुआ है रेलवे एज अ सेक्टर को। तो हमें ये स्टॉक लॉन्ग टर्म लंबी अवधि के लिए पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। तो प्राइस ओके, तो चलिए आरबीएनएल रेलवे सेक्टर पर सरकार का भी बड़ा फोकस है और रेलवे सेक्टर का डेवलपमेंट भी काफी अच्छा होता हमने देखा है। गुजारिश हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट से, कई सारे शेयर्स हैं, अपनी जो एक्सप्लेनेशंस हैं, अपने जो फंडामेंटल रैशनल बता रहे हैं उसे थोड़ा सा ब्रीफ रखें। आज तक कमिंग टू यू, बताएं आपकी तरफ से इस लिस्ट में एक तो बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स आपको पॉजिटिव लग ही रहे हैं, आगे कौन से शेयर्स हैं, क्या कैपिटल गुड्स स्पेस पर नजर रखती हैं आप? जी बिल्कुल, ये पूरा साल मुझे लगता है कैपिटल गुड्स सेक्टर काफी स्ट्रांगली परफॉर्म करेगा। पसंद आता है कमिंस इंडिया, सबसे पहले टारगेट 1805 का। कमिंस इंडिया बेसिकली हम सब जानते हैं डीजल और नेचुरल गैस इंजन्स बनाते हैं, पावर सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से इनकम आती है। रैशनल सबसे पहले सॉलिड परफॉर्मेंस अक्रॉस द सेगमेंट्स इन्होंने पेश की है। 52% की ग्रोथ एबिटा में, 66% की ग्रोथ पैट में, जो Q3 की परफॉर्मेंसेस थी। दूसरी तरफ जो इसकी एंड यूजर इंडस्ट्रीज है जिसमें कि डेटा सेंटर्स आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग आता है, रेंटल, हॉस्पिटैलिटी, वहां सबसे इनको काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड मिल रही है। इन्होंने यहाँ पे केपेक्स भी किया है जो मुझे लगता है कि काफी बढ़िया और फायदेमंद रहेगा। और कंपनी ने कुछ प्राइस हाइक्स भी लिए थे जिसकी वजह से बढ़िया रिजल्ट्स इन्होंने दिखाए। और कंपनी का आगे कोई विचार नहीं है कि ये प्राइस हाइक्स जो इन्होंने लिए हैं इसे रोल बैक करें। तो मुझे लगता है कि आगे जाते हुए भी कंपनी की स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगी। तो पसंद आता है कमिंस इंडिया 1805 के टारगेट के लिए। एब्सोल्युटली, डिमांड अच्छी है, प्राइस हाइक्स हुए हैं, उसे रोल बैक करने का कोई इरादा नहीं है कंपनी का, और आगे भी केपेक्स को लेकर फोकस बढ़ता ही जाएगा, जिसके चलते कमिंस इंडिया पर नजर होनी चाहिए। 1 साल का नजरिया 1805 के टारगेट। स्नेहा, आप बताएं आपकी तरफ से अगला स्टॉक कौन सा होगा, कौन सा सेक्टर है आप जो आय कर रही हैं? मेरा अगला स्टॉक वरुण बेवरेजेस है। तो जैसा कि आपने कहा था शो के शुरुआत में कि गर्मी काफी बढ़ गई है, इनफैक्ट गर्मी थोड़ी जल्दी ही आ गई, जो कि नॉर्मली होली के बाद शुरू होनी चाहिए थी, इस बार प्रीपोन हो गई है। तो उसी को नजर रखते हुए
वरुण बेवरेजेस, जो कि पेप्सिको इंडिया का ऑलमोस्ट 85% बिजनेस यहाँ पे हैंडल करता है। जहां हम मेन इसके बिजनेस में तो ग्रोथ देख ही रहे, बट कंपनी ने रिसेंटली काफी न्यू कैटेगरीज ऐड की है, एनर्जी ड्रिंक, डेयरी बेवरेजेस, जूसेस। वहां पे भी हमें काफी तेज रफ्तार से ग्रो होती हुई दिख रही है कंपनी। तो वरुण बेवरेजेस अपने सभी सेगमेंट्स में काफी तेजी से कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहा है इस गर्मी का और आने वाली गर्मियों का फायदा उठाने के लिए। तो ये सारे कैपेसिटी एक्सपेंशन इस मंथ कमीशन होने वाले। केवल एक डेयरी बेवरेजेस है जो कि मिड जून तक कमेंस होगी। अदरवाइज ये सारे ही फुल फ्लेजेड समर सीजन स्टार्ट होने के पहले कमेंस कर रहे हैं, ताकि वो वॉल्यूम ग्रोथ को कैप्चर कर सके। और साथ ही साथ जो उसके न्यूली अक्वायर्ड रीजन्स है साउथ और वेस्ट के मार्केट से, वहां पे भी काफी तेजी से ये पेनिट्रेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम काफी कॉन्फिडेंट है कि मैनेजमेंट अगले माने ओवर द मीडियम टर्म डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ दिखा सकता है हमें। और हम पैट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑलमोस्ट 45-50% ओवर नेक्स्ट 2 years। सो हम काफी बुलिश है वरुण बेवरेजेस पे, और हमारा टारगेट प्राइस है 1550। ओके, 1550 के टारगेट्स। और वरुण बेवरेजेस बिल्कुल इस वक्त सही थीम पकड़ कर रखे आपने स्नेहा, और सही कह रही हैं आप, जिस तरह से गर्मियां शुरू हो चुकी है, बेवरेजेस काउंटर में इन पर्टिकुलर वरुण बेवरेजेस पर तो नजर होनी ही चाहिए, और यहाँ से आगे तेजी के पूरे आसार भी नजर आते हैं, जो कि बिल्कुल वाजिब हैं। सनी, आप बताएं, आपकी तरफ से आपकी लिस्ट में आखिरी शेयर कौन सा होगा? या तो आस्था जी का, जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर बैंक में HDFC बैंक था, मैं उसे कॉम्प्लीमेंट करते हुए एक PSU सेक्टर का एक बैंकिंग स्टॉक रिकमेंड करना चाहूँगा। वो है कैनरा बैंक। तो कैनरा बैंक का करंटली जो दाम है 306 रुपए है, और इसका जो टारगेट प्राइस है 360 रुपीज हमें लगता है। तो हमने देखा था कि Q3 में कंपनी ने काफी बेहतरीन नंबर रिपोर्ट किए थे कैनरा बैंक ने, जिसमें NII तकरीबन 37% ग्रो करके 8,600 करोड़ हुआ था, और प्रॉफिट जो है तकरीबन डबल हो गया था, 116% बढ़ करके 2800 करोड़ का प्रॉफिट आया था। अगर हम एसेट क्वालिटी की बात करें तो GNPA और NNPA घट करके 5.89% और 1.96% हुआ था। और जो कंपनी ने FY24 का जो गाइडेंस दिया है वो ये दिया है कि 13 से 15% तक की जो एडवांसेस ग्रोथ है वो 24 और 25 में आ सकती हैं। जो क्रेडिट कॉस्ट है वो कंट्रोल में रहेगी 1.2 to 1.4%, और जो आरओ रिटर्न ऑन एसेट है तकरीबन 0.9 to 1% रहेगा, और ROE 15% के ऊपर रहेगा। ये सब पैरामीटर्स को देखते हुए अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो बैंक तकरीबन 0.7 to 0.8 1 ईयर फॉरवर्ड प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है कि वैल्यूएशन भी काफी चीप है, काफी अच्छी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है बैंक में प्रॉफिट की। तो ये मैं लंबी अवधि के लिए पोर्टफोलियो में 360 रुपए के टारगेट से रिकमेंड करना चाहूँ। आस्था के साथ साथ आस्था की बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर कन्विक्शन से इत्तेफाक रखते हैं सनी भी, और उनकी तरफ से भी बैंकिंग प्लेस में स्टॉक कैनरा बैंक, और हो भी क्यों ना, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में हमने देखा है लगातार क्रेडिट ग्रोथ सिनेरियोज बढ़ते हुए दिखे हैं, नेट इंटरेस्ट इनकम भी पॉजिटिव रही है, डिपॉजिट ग्रोथ सिनेरियो की अगर बात करें वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव, और साथ ही लगातार NPS का घटना जो कि बैंक्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव साबित हुए हैं। पिछला क्वार्टर भी अगर देखें, दिसंबर क्वार्टर के लिए लगातार बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के जो नतीजे आते हुए दिखे वो काफ़ी पॉजिटिव रहे, और उसके ठीक बाद वन साइड अप मूव इस सेक्टर ने दिखाए हैं। तो क्लियरली इन सारे के सारे पॉजिटिव फैक्टर्स के चलते बैंक्स फाइनेंशियल्स पर आपकी नज़र होनी ही चाहिए। तो चलिए, बैंक्स से जुड़े स्टॉक्स हैं हमारे इस रंग बरसे खास सेगमेंट में। बैंक्स फाइनेंशियल्स तो पसंदीदा है ही, लेकिन इस वक्त क्योंकि होली एक ऐसा त्योहार है जो कि गर्मियों के साथ साथ आता है, तो उनसे जुड़े हुए कई सारे सीजनलिटी फैक्टर्स भी, कई सारे वाइट गुड सेगमेंट से जुड़े स्टॉक्स भी हैं जिस पर आपको नज़र रखनी चाहिए। कि सीधी बात है, बड़े लॉजिक की बात है कि यहाँ पर गर्मियाँ अगर पड़ेंगी तो वाइट गुड सेगमेंट जो है उस पर काफ़ी हद तक अच्छा फोकस दिखेगा, उसमें फिर सारे के सारे आ जाते हैं। वाइट गुड में आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरह से AC रेफ्रिजरेटर की डिमांड बढ़ती हुई दिखेगी, तो इस कैटेगरी से जुड़े स्टॉक्स पर नज़र होनी चाहिए। उनकी डिमांड बढ़ेगी तो फिर उनसे जुड़ी जो चीज़ें हैं, उन जैसे कि केबल्स, वायर्स, उनकी भी डिमांड बढ़ेगी। बेवरेजेस ऑफ कोर्स आप ज़्यादा ठंडा पीना चाहेंगे तो और उन बेवरेजेस जैसे स्टॉक्स पर भी नज़र रखें। तो ये सारी की सारी चीज़ों को समझते हुए हमारे एक्सपर्ट्स ये सारे स्टॉक्स आपको बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ से लेकर अगली होली तक हमारा प्लान ये है कि आपका पोर्टफोलियो जो है वो रंग बिरंगी लेकिन मजबूती हरे रंग के साथ रंगा रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ स्नेहा है, स्नेहा से भी जानते हैं। स्नेहा, आप ट्रेंड तो बता चुकी हैं, वरुण बेवरेजेस भी आपने बताया, अब बताएं अगला स्टॉक कौन सा होगा, और हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का पॉजिटिव नजरिया बैंक्स फाइनेंशियल्स पर है, आपकी राय बैंकिंग क्षेत्र पर क्या है?
तो मेरी भी राय बैंकिंग क्षेत्र पे काफी पॉजिटिव है। इनफैक्ट जो मेरा थर्ड और आखिरी जो पिक है वो एक बैंकिंग स्टॉक ही है। मैं एक छोटे बैंक को रिकमेंड करना चाहूंगी, आईडीएफसी फर्स्ट, जो कि आपके पोर्टफोलियो में एक अल्फा जनरेट करेगा और उम्मीद करती हूँ कि ये शायद अच्छी रिटर्न्स भी हमें दे बाय नेक्स्ट होली। तो अगर हम आईडीएफसी फर्स्ट की बात करें तो ये बैंक काफी फोकस कर रहा है अपने रिटेल और कमर्शियल लोन्स के ऊपर, जिससे वो अपने पूरे अपने लोन बुक को स्ट्रेंथन कर रहा है। जो इसके जो होलसेल बुक थी, जो कि काफी इसके अर्निंग्स को डिप्रेस कर रही थी, वो भी अब काफी मॉडरेट हो चुकी है, जिसके कारण बैंक का जो एसेट क्वालिटी है काफी इम्प्रूव हो चुका है और अब हमें एक अच्छी अर्निंग्स ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो हम ओवरऑल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसकी जो लोन बुक है वो शायद ग्रो करे बाय अराउंड 25-30% ओवर नेक्स्ट 2 years। और बैंक ने जो भी रिसेंट में फंड रेजिंग भी किया, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू जो किया था, तो वो भी एक कहना आईडीएफसी फर्स्ट को हेल्प करेगी तेजी से, है ना, आगे अपने ग्रोथ के लक्ष्य को अचीव करने के लिए। तो ओवरऑल हम काफी पॉजिटिव है इस बैंक पे और हम एक्सपेक्ट करते हैं आरओई ऑफ 1.3% एंड आरओई ऑफ 14% बाय FY25। तो हमारा लक्ष्य है 70 रुपीज फॉर नेक्स्ट 1 year। 70 का लक्ष्य आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। स्नेहा की तरफ से भी बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर पॉजिटिव कन्विक्शन आ गई है और इसी से इंडिकेशन मिलते हैं कि सेक्टर स्पेसिफिक अगर अप्रोच को देखें तो किस तरह से बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर, चाहे फिर हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स हो जो कि अन्य सेगमेंट शोज में हमारे साथ जुड़ते हैं, उनका भरोसा कायम है और किस तरह से फंडामेंटल एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि लंबी अवधि के लिए ही, सिर्फ ट्रेड के लिहाज से नहीं, लॉन्ग टर्म प्ले, अगर आप इन्वेस्टमेंट कैटेगरी का मन बनाकर चल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सोचकर चल रहे हैं, तब भी बड़े सारे अच्छे चुनिंदा बैंक से जिस पर नजर रखनी जानी चाहिए। इसमें हैवी वेट्स भी शामिल हो जाते हैं, छोटे मुद्दे वाले बैंक्स भी है, पीएसयू स्पेस है जो कि लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है, साथ ही प्राइवेट सेक्टर बैंक यानी कि निजी क्षेत्र की बैंक्स में भी खासतौर से नजर रखनी चाहिए। अभी स्नेहा में बता रही है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 1 साल का नजरिया आपके टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सनी की तरफ से भी बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में कैनरा बैंक पर उनकी राय आती हुई दिखी और आस्था भी मानकर चलती है कि एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स हैं जिस पर खासतौर से आपको नजर रखनी चाहिए और 1 year ड्यूरेशन यहाँ पर काफी अच्छी मजबूती नजर आ सकती है। तो बैंक्स फाइनेंशियल्स को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बिल्कुल बनाएं, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जिसे बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी माना जाता है और इस बैकबोन को जितनी स्ट्रेंथ मिल रही है, इकोनॉमी को भी स्ट्रेंथ मिल रही है और आने वाले दिनों में भी जिस तरह से भारत का ग्रोथ और डेवलपमेंट इंटैक्ट है, जाहिर सी बात है, सीधी बात है कि बैंक्स फाइनेंशियल्स जो है उसका डेवलपमेंट, उसका विकास भी आगे बढ़ता ही दिखेगा। चलिए आस्था के पास चलते हैं, उनसे समझते हैं कि रंग बरसे कैटेगरी में उनकी तरफ से अगला शेयर कौन सा होगा। आस्था आप बताएं। देखिए, पसंद आता है इंगर्सोल रेंट। सबसे पहले टारगेट, क्योंकि जब मैंने आपकी टीम को दिया था तब से काफी तेज हो गया ये, मेरे हिसाब से 2520 का पहला लक्ष्य है तो जल्दी अचीव हो जाएगा। अभी जो इसका टारगेट है वो 2720 2750 का रखा जा सकता है नेक्स्ट जो टारगेट है। इंगर्सोल रेंट क्यों पसंद आता है? सबसे पहले तो ये इंडस्ट्रियल एयर कंप्रेसर्स बनाते हैं। 1921 में स्टैब्लिश हो चुकी थी ये कंपनी और इंडिया की पहली ये इंडो अमेरिकन वेंचर थी, कोलकाता बेस्ड, जहां तक मुझे ध्यान आता है शायद ये कंपनी है। और इस कंपनी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो बनाते हैं इनका पूरा फोकस है जो एयर सोल्यूशन सेगमेंट है और वहीं से इनका रेवेन्यू आता है। पसंद क्यों आता है? शानदार नतीजे, बॉटम लाइन में 70% की ग्रोथ, बैलेंस शीट बहुत अच्छी पोजीशन में है। मेरे हिसाब से डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे निल है और देखा जाए तो नए लॉन्चेस भी ये लोग कर रहे हैं तो वो भी काफी यहाँ पे इनको सहायता करेगा आगे जाते हुए फाइनेंशियल्स को बढ़ाने में, क्योंकि ये केटर करते हैं जो सेगमेंट्स हैं उसमें बेसिकली आता है हमारा मेटल हो गया, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोटिव सेगमेंट्स, तो वहां से बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड आ रही है कंपनी को, जो मुझे लगता है कि कंपनी को आगे जाते हुए और भी ज्यादा यहाँ पे फायदा पहुंचाएगी। इंगर्सोल रेंट को खरीदना चाहिए 2720 के टारगेट्स के लिए। तो 2720 का टारगेट और हमारे इस खास पेशकश में इंगर्सोल रेंट आस्था की तरफ से तीसरा शेयर 1 साल का नजरिया बनाकर चल सकते हैं। चलिए एक क्विक रिकैप देख लेते हैं। हमने, हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको 3 शेयर्स, तीनों एक्सपर्ट्स ने बताए हैं, तो क्लियरली आपके पास एक बास्केट तैयार हो चुका है 9 शेयर्स का। लंबी अवधि का नजरिया रखें, अच्छे लेवल्स मिलने पर इन स्टॉक्स में निवेश की रणनीति बनाकर चले और उसे पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएं। सनी अग्रवाल की तरफ से पॉलीकैब इंडिया, RVNL और साथ ही कैनरा बैंक, तो क्लियरली बैंक्स, फाइनेंशियल्स, रेलवे जैसे सेक्टर्स हैं जो कि हमारे एक्सपर्ट्स के फोकस रेडार पर हैं। साथ ही स्नेहा पोद्दार, उनका नजरिया देखें, ट्रेंड रिटेल सेक्टर पर नजर रखती हैं और उनका मानना है कि ट्रेंड जैसे स्टॉक में भी 1 साल तक का नजरिया बनाकर चला जा सकता है। उन्हें लॉन्ग टर्म प्ले आपको अच्छे रिटर्न्स मिलने की पूरी गुंजाइश है। वरुण बेवरेजेस और साथ ही आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और साथ ही आस्था जैन का मानना
है कि HDFC बैंक जैसी बड़ी दिग्गज बैंक पर नज़र बनाकर रखनी चाहिए। अच्छे लेवल्स मिले, अच्छे न्यूज़ फ्लोज हैं और आगे भी ये पॉजिटिविटी इंटैक्ट रहेगी। इसके अलावा कमिंस और इंगरसोल रैंड भी आस्था की तरफ से उनके पसंदीदा शेयरों की सूची में आता है। तो क्लियरली ऑन अ लॉन्ग टर्म प्ले इन सारे स्टॉक्स पर नज़र रखी जा सकती है और ये वो पॉजिटिव कैटेगरी या पॉजिटिव फंडामेंटल वाले स्टॉक हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि लगातार न्यूज़ फ्लोज भी अच्छे आ रहे हैं और साथ साथ आने वाले क्वार्टर्स के लिए भी इनके फोरकास्ट जो वो काफ़ी पॉजिटिव। और एक बात बिल्कुल ध्यान रखिए कि ये सारे के सारे फोरकास्ट जो हैं इन सब में एक सेक्टर जिसका जिक्र लगातार हो रहा है वो बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स। मजबूती है, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा ज़रूर बनाएं। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि रंग बरसे हमारी इस खास पेशकश ने आपको भी मदद की होगी अपने पोर्टफोलियो को बनाने के लिए, अपने पोर्टफोलियो को घड़ने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि यहाँ से लेकर अगली होली तक आपका पोर्टफोलियो जो है वो हरियाली के रंगों से मालामाल हो। स्नेहा, आस्था और सनी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए, अपने फंडामेंटल आइडियाज हमारे साथ शेयर करने के लिए। रंग बरसे इस खास सेगमेंट को हम यहीं समेट रहे हैं।